हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्ज़ाम बाजी। मैं सावन कुमार आज आपके सामने क्लास 10th चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन का चैप्टर लेके आया हूँ। इसमें हम लोग पूरे एनसीईआरटी को कवर करेंगे। पूरा जो चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन एनसीईआरटी का, उसे हम लोग कवर अप करेंगे और सारे क्वेश्चंस एंड आंसर्स को भी हम लोग उसको देखेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग अपना यहाँ पे सेशन स्टार्ट करते हैं, जो हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है कि कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपन व्हेन। तो यहाँ पे कुछ कुछ सिचुएशन हमारे डे टू डे लाइफ से गिवन है। ओके, इसके बाद हम लोग को इन सभी चीज़ों को कंसीडर करना है, सोचना है इनके बारे में, और फिर उसके बाद हम लोग को एक सॉलिड ऑब्जर्वेशन पहुँचना है कि क्या आखिर होता है इन सभी को और इसका कारण क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे पहले दिया हुआ है कि मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। अगर गर्मी के समय में हम लोग मिल्क को ऐसे ही छोड़ देंगे रूम टेम्परेचर पे तो क्या होगा। ओके, एन आयरन तावा पैन नेल इज़ लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। वहीं पे अगर हम लोग कोई आयरन का तावा, पैन या कोई काटी को, नेल को ऐसे ही ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में एक्सपोज करके छोड़ देंगे तो क्या होगा, उसके ऊपर जंग लग जाएगा। ओके, ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, फूड इज कुक्ड, फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, वी रिस्पायर। ओके, तो इन सभी प्रोसेसेस में क्या क्या चीज़ें हम लोग देखते हैं। तो इन सभी सिचुएशन में द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सबस्टांस हैव समवॉट चेंज्ड। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे कि जो हम लोग को इनिशियल में जो सबस्टांस हम लोग को मिला हुआ था, ओके, उसका आइडेंटिटी कहीं ना कहीं चेंज हो गया होगा। वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर इन आवर प्रीवियस क्लासेस। ओके, हम लोग अलग अलग प्रकार के फिजिकल और केमिकल चेंजेस हम लोग पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस क्लासेस में। अब यहाँ पे देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेन एवर अ केमिकल चेंज अकर, जब भी कभी कोई केमिकल चेंज होता है, वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। ओके, जब भी कोई केमिकल चेंज होगा कहीं पे भी, जैसे कि दूध का फट जाना, ओके, फिर आयरन में जंग लग जाना, ये सभी चीज़ें होंगी जब भी, तो हम लोग क्या कहेंगे, वहाँ पे कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है। ओके, you may perhaps be wondering as to what is actually meant by chemical reaction। अब हम लोग यहाँ पे सोच सकते हैं कि आखिर एक्चुअली में केमिकल रिएक्शन का असली मतलब क्या होता है। हाउ डू वी कम टू नो दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। और हम लोग आखिर कैसे जान सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ओके, या होने वाला है। लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटी टू फाइंड द आंसर ऑफ टू दिस क्वेश्चंस। ओके, तो यहाँ पे हम लोग एक एक्टिविटी देखते हैं इन्हीं सारी सवालों को जवाब देने के लिए। ठीक है, एक्टिविटी 1.1। तो फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पे एक्टिविटीज़ को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि सीबीएसई के लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर हम लोग जान रहे हैं कि इस बार एग्ज़ाम होने वाला है और वहाँ पे एक्टिविटी से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। ओके, स्पेशली केस बेस्ड जो क्वेश्चन होता है ना, वो ज़्यादातर एक्टिविटीज़ से ही आएगा। तो हम लोगों को इस बार एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। ओके, आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरे एंड तक देखें, क्योंकि कुछ समय तक वीडियो देखने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। सो हम लोग पूरा वीडियो अच्छे से देखेंगे ताकि हमारा पूरा कॉन्सेप्ट केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन को लेके पूरा क्लियर हो जाए। ओके, तो हम लोग अपने आते हैं एक्टिविटी 1.1 पे। ओके, दिस एक्टिविटी नीड द टीचर असिस्टेंस, इट वुड बी बेटर इफ ए स्टूडेंट वियर सुटेबल आई ग्लासेस। ओके, तो यहाँ पे कुछ कुछ कॉजन्स दिए हुए हैं। क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विथ सैंड पेपर। अब हम लोग को यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन लेना है 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा और उसे रब करना है सैंड पेपर की सहायता से। ओके, होल्ड इट विथ अ पेयर ऑफ टोंग्स, उसके बाद उसको चिमटे की मदद से उसे पकड़ना है। बर्न इट यूजिंग अ स्पिरिट लैम्प और बर्नर एंड कलेक्ट द एस सो फॉर्म्ड इन अ वॉच ग्लास एज सोन इन फिगर 1.1। तो यहाँ पे उसे जो मैग्नीशियम रिबन था जिसे 3-4 सेंटीमीटर लंबा, उसे हम लोग को पहले सैंड पेपर से रब कर लेना अच्छी तरह से, फिर उसे टोंग की मदद से हम लोग को पकड़ना है और उसे स्पिरिट लैम्प की सहायता से या बर्नर की सहायता से उसे हम लोग को जलाना है। फिर जो उससे एस निकलेगा, यानी जो भी राख निकलेगा, उसे हम लोग को क्या करना है, वॉच ग्लास में ऑब्टेन करना है। ओके, बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट अवे एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आइज। अब जब भी हम लोग को
जब भी हम लोग मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर रहे होंगे तो उस समय हम लोग क्या करना है, अपने आँख से उसे एक निश्चित दूरी बना के रखनी है। तो हम लोग यहाँ पे क्या क्या ऑब्जर्वेशन प्राप्त करेंगे, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम लोग आगे देखते हैं। You have observed that magnesium ribbon burn with a dazzling white flame. ओके जब मैग्नीशियम रिबन जलाया जाएगा, बर्न किया जाएगा, तो उसमें से एक डेजलिंग वाइट फ्लेम निकलेगा एंड चेंजेस इनटू वाइट पाउडर, ठीक है, और वो वाइट पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये जो पाउडर हम लोग को मिलेगा वो कौन सा पाउडर होगा, तो वो होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का। ओके, इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर। आखिर ये बर्न कैसे रहा होगा, तो जब मैग्नीशियम एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा होगा तब इसका फॉर्मेशन हो रहा होगा, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड का। ओके, हम लोग यहाँ पे एक्टिविटी 1.2 को देखते हैं और फिर 1.3 को देखते हैं। टेक अ लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। हम लोग को लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन लेना है टेस्ट ट्यूब में। ओके, ऐड पोटाशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू दिस। उसके बाद हम लोग को उसमें पोटाशियम आयोडाइड को मिक्स करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, उसके बाद हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे। तो एक्टिविटी 1.3 क्या बोल रहा है हमारा, टेक अ फ्यू जिंक ग्रैन्युल्स इन अ कॉनिकल फ्लास्क और अ टेस्ट ट्यूब। पहले हम लोग को कुछ जिंक ग्रैन्युल्स लेने हैं कोई कॉनिकल फ्लास्क या फिर टेस्ट ट्यूब में। उसके बाद उसमें ऐड करना है हम लोग को डाइल्यूट HCl और H2SO4, दोनों में से कोई भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एसिड क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है इसलिए हम लोगों को इसको अच्छे से हैंडल करना है। तो हम लोग क्या क्या ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे, ओके, जिंक ग्रैनुअल के साथ होते हुए। उसके बाद जब हम लोग कोनिकल फ्लास्क को टच करेंगे तो क्या होगा उस बीकर के टेम्परेचर के साथ, ये भी चीज़ें हम लोग को यहाँ पे देखनी है। फ्रॉम द एबव एक्टिविटीज़ वी कैन से दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। तो इन सभी एक्टिविटीज़ को करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक निश्चित यहाँ पे एक मापदंड हमारे सामने आएगा जिसके अकॉर्डिंग हम लोग ये बता सकते हैं कि भाई केमिकल रिएक्शन हुआ है। अब केमिकल रिएक्शन हुआ है तो किस आधार पे हम लोग कौन कौन ऑब्जर्वेशन के आधार पे हम लोग बता सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो फर्स्ट क्या है हमारे यहाँ पे कि चेंज इन स्टेट में चेंज होगा, फिर चेंज इन कलर, जो हमारा पहले से जो सब्सटेंस लिया उसके कलर में चेंज हो जाएगा, फिर गैस इवॉल्व होगा एंड फोर्थ एंड लास्ट की टेम्परेचर इंक्रीज होगा। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे इस वाले एक्टिविटी में देखा था कि जब यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे थे डाइल्यूट H2SO4 और HCl का, तो यहाँ पे कॉनिकल फ्लास्क का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था। एज वी ऑब्जर्व द चेंज अराउंड अस वी कैन सी दैट देयर इज अ लार्ज वेराइटी ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस अराउंड अस, ठीक है। अब यहाँ पे जब भी हम लोग अपने आसपास के चेंजेस को कंसिडर करते हैं तो वहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे होंगे। वी विल स्टडी अबाउट द वेरियस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड देयर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम लोग अलग अलग प्रकार के केमिकल रिएक्शन एंड उनके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, जिन्हें हम लोग केमिकल इक्वेशन कहते हैं, उसे पढ़ेंगे। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं केमिकल इक्वेशन पे। क्या होता है केमिकल इक्वेशन और इसे कैसे लिखा जाता है। तो एक्टिविटी 1.1 में हम लोगों ने क्या देखा था, वहाँ पे मैग्नीशियम को पहले सैंड पेपर से बढ़िया से उसे साफ़ किया जा रहा था और उसके बाद उसे जलाया जा रहा था विद द हेल्प ऑफ बर्नर और स्पिरिट लैम्प, ठीक है। व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन इट गेट कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जाएगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज अ सेंटेंस फॉर्म इज क्वाइट लॉन्ग। अब यहाँ पे जब भी हम लोग इस चीज़ को लिखेंगे तो कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, लेकिन ये थोड़ा लंबा लग रहा है हम लोग को देखने में, इस प्रकार से केमिकल रिएक्शन को लिखने में। ओके, इट कैन बी रिटेन इन अ शॉर्टर फॉर्म। तो इसे क्या किया जा सकता है कि और शॉर्टर फॉर्म में लिखा जा सकता है। द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस इज टू राइट इट इन अ फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वेशन। तो इसे आसान तरीके में लिखने का क्या अर्थ है कि इसे वर्ड इक्वेशन में लिखा जाए। ओके, तो यहाँ पे वर्ड इक्वेशन में हम लोग इसे लिख रहे हैं। देखिए,
मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, तो यहाँ पे से क्या हम लोग हमारे सामने आया, द सबस्टेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन अ रिएक्शन 1.1 मैग्नीशियम एंड ऑक्साइड आर द ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट। तो यहाँ पे जो सबस्टेंस केमिकल चेंज कर रहा होगा, ओके, रिएक्शन में, जैसे कि यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर रहे थे और बाद में फॉर्मेट कर रहे थे मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या हो गया, ये हमारा हो गया रिएक्टेंट। और जो न्यू सबस्टेंस यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इस केमिकल रिएक्शन का प्रोडक्ट। ओके, द वर्ड इक्वेशन शोज चेंज ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट थ्रू एन एरो प्लेस्ड बिटवीन देम। अब यहाँ पे जो वर्ड इक्वेशन वो देख रहे हैं उसमें चेंज रिप्रेजेंट किया जाएगा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में, किसके द्वारा, एरो के द्वारा। यहाँ पे हम लोग एरो देख सकते हैं एक, ओके, इसके द्वारा। द रिएक्टेंट आर रिटन ऑन लेफ्ट हैंड साइड, जो लेफ्ट साइड में होगा उसे हम लोग रिएक्टेंट बोलेंगे, ठीक है, और जो राइट साइड में होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग प्रोडक्ट बोलेंगे। द एरो हेड पॉइंट्स टुवर्ड द प्रोडक्ट। अब यहाँ पे जो एरो का हेड होगा वो हमेशा पॉइंट किया रहेगा प्रोडक्ट की तरफ, एंड शोज द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, और रिएक्शन का डायरेक्शन बताते रहेगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि आखिर हम लोग किस प्रकार से केमिकल इक्वेशन को लिख सकते हैं। क्या कोई और शॉर्टर मेथड है जिसके द्वारा हम लोग केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकें? केमिकल रिएक्शन कैन बी मेड मोर कंसाइज एंड यूजफुल इफ वी यूज केमिकल फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ वर्ड्स। ओके, तो यहाँ पे केमिकल इक्वेशन को और ज़्यादा कॉन्साइज और ज़्यादा छोटा किया जा सकता है अगर हम लोग केमिकल फॉर्मूला का यूज करें वर्ड्स की जगह पे। जैसे हम लोग वहाँ पे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन लिख रहे थे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, केमिकल फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी मैग्नीशियम का Mg यूज कर लेंगे, ऑक्सीजन का O2 यूज कर लेंगे। ओके, अब यहाँ पे से हम लोग को क्या पता लगा कि केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल इक्वेशन होता है वो क्या करता है, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इफ़ यू रिकॉल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड द एबव वर्ड इक्वेशन कैन बी रिटन एज। अब जो ऊपर हम लोगों ने वर्ड इक्वेशन देखा था जिसमें मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बनाया था मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसे हम लोग अगर केमिकल फॉर्मूला की मदद से लिखें तो वो कैसा हो जाएगा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बना देगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, हम लोग को वीडियो पूरा देखना है यहाँ पे, तभी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन LHS एंड RHS एरो, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, दोनों साइड्स में नंबर ऑफ एटम्स, प्रत्येक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स देखना है। ओके, तो यहाँ पे जैसे मैग्नीशियम एक एलिमेंट हो गया, ऑक्सीजन एक एलिमेंट हो गया। ओके, दोनों में हम लोगों को देखना है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स मैग्नीशियम के, कितने नंबर ऑफ एटम्स ऑक्सीजन के। इज द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट्स द सेम ऑन बोथ द साइड्स। क्या यहाँ पे दोनों साइड्स नंबर ऑफ एटम्स सेम है दोनों एलिमेंट्स में? इफ़ यस देन द इक्वेशन इज बैलेंस। अगर ऐसा होगा तो इक्वेशन हमारा बैलेंस होगा, अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारा इक्वेशन अनबैलेंस माना जाएगा। यानी कि हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि जब भी नंबर ऑफ एटम्स ऑफ बोथ द एलिमेंट्स, और जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं हमारे केमिकल रिएक्शन में, वो जब LHS में भी और RHS में भी बराबर होंगे तब हमारा क्या होगा, जो केमिकल इक्वेशन होगा वो हमारा बैलेंस माना जाएगा, अदरवाइज वो अनबैलेंस होगा। ओके, सच अ केमिकल रिएक्शन इज अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन ऑफ अ रिएक्शन। अब यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं ऊपर में केमिकल रिएक्शन, यहाँ पे ये स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहा जाता है फॉर ए रिएक्शन। तो हम लोग यहाँ पे 1.2 में जो देख रहे हैं वो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन का एग्जांपल है, जिसमें बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम दिखाया जा रहा है एयर के प्रेजेंस में, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इस मेथड के द्वारा हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। हाउ वी कैन बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। ओके, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग को ये बताया गया है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ओके, ना ही मास यहाँ पे क्रिएट किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जाता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। दैट इज द टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, यहाँ पे क्या होगा, जो टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट होगा प्रोडक्ट में, ओके, केमिकल इक्वेशन में, हैज़ टू बी इक्वल टू द मास
टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट। मतलब जो मास में, जिस भी मास में प्रोडक्ट में एलिमेंट मौजूद होंगे उसी मास में हमारे रिएक्टेंट में भी मौजूद होने चाहिए। ओके, तब वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा। ओके, दूसरे शब्दों में अगर बोला जाए, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन द सेम बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। यानी नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं किसी भी एलिमेंट के, वो सेम होने चाहिए रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन होने के पहले और उसके बाद भी। हेंस वी नीड टू बैलेंस अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ओके, इसलिए हम लोग को केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की ज़रूरत होती है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को। इज द केमिकल इक्वेशन 1.2 बैलेंस? लेट अस लर्न अबाउट बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो क्या यहाँ पे 1.2 वाला जो था हमारा केमिकल इक्वेशन, ये बैलेंस था। तो हम लोग देखते हैं क्या ये बैलेंस था। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मैग्नीशियम एलिमेंट में एक एलिमेंट यहाँ, एक एटम यहाँ पे मौजूद है मैग्नीशियम का, बट यहाँ पे प्रोडक्ट में आ रहा है तो यहाँ पे भी एक मौजूद है, तो हमारा मैग्नीशियम तो बैलेंस है। ऑक्सीजन में यहाँ पे 2 एटम्स मौजूद हैं, यहाँ पे एक ही एटम है, तो ये अनबैलेंस इक्वेशन है, बिकॉज यहाँ पे प्रोडक्ट में और एक ऑक्सीजन है, वहीं पे रिएक्टेंट में 2 ऑक्सीजन है। अब यहाँ पे वर्ड इक्वेशन बनाते हैं हम लोग। जब जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, बनाएगा जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ओके, द एवव वर्ड इक्वेशन, अब यहाँ पे अगर हम लोग केमिकल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसको लिखेंगे तो जिंक का Zn हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और रिएक्ट करेगा तो बना देगा ZnSO4 प्लस H2। ओके, अब यहाँ पे हम लोग एग्जामिन करते हैं नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ऑन बोथ द साइड ऑफ एरो। दोनों साइड हम लोग, एरोज के दोनों साइड जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स को हम लोग पहले यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं और उसे एक टेबुलर में लिखते हैं। जैसे कि जिंक एक साइड जो रिएक्टेंट में जिंक है वहाँ पे सिर्फ एक है। ओके, वहीं पे प्रोडक्ट में भी एक है। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 मौजूद है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में भी 2 मौजूद है, तो ये भी बैलेंस है। सल्फर यहाँ पे 1 मौजूद है और यहाँ पे भी 1 मौजूद है, तो सल्फर भी बैलेंस है। ऑक्सीजन 4 है इधर रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में भी कितना है, 4 है। तो ये क्या हो गया हमारा, यहाँ पे दोनों साइड जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स सेम है, दैट्स वाई आवर केमिकल इक्वेशन इज टोटली बैलेंस्ड। ओके, अब यहाँ पे हम लोग एक और केमिकल रिएक्शन लेते हैं जिसमें आयरन को वाटर के प्रेजेंस में रिएक्ट करवा रहे हैं, तो बना रहा है Fe3O4 प्लस H2। अब इस इक्वेशन को हम लोग को बैलेंस करना है। पहले आप लोग इसे खुद से बैलेंस करके देखें कॉपी पे। टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉ बॉक्स। तो पहले हम लोग को क्या करना है, जो भी हमारा केमिकल इक्वेशन है उसके चारों तरफ ऐसे ऐसे जैसे बॉक्सेस यहाँ पे दिए हुए वैसा बॉक्सेस हम लोग को बनाना है। स्टेप 2 में क्या करना है, हम लोग को टेबल बनाना है और जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं ओके उनके नंबर ऑफ एटम्स को हम लोग को यहाँ पे लिखना है। जैसे आयरन यहाँ देखिए रिएक्टेंट में 1 है और प्रोडक्ट में जब जाएंगे तो यहाँ पे 3 आयरन है, तो यहाँ पे 3 आयरन लिखा गया है। यहाँ हाइड्रोजन में 2 हैं रिएक्टेंट में, फिर प्रोडक्ट में जब गए तो वहाँ पे भी 2 थे। ऑक्सीजन में 1 है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में 4 है। ओके, थर्ड स्टेप पे आते हैं हमारे। तो सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट, सबसे ज़्यादा अच्छा कौन हो सकता है बैलेंस करने का किसी भी केमिकल इक्वेशन को, कि हम लोग एक्सट्रीम से शुरू करें, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स से शुरू करें। यानी जिस भी एलिमेंट के पास ज़्यादा एटम्स हो उसको बैलेंस करना शुरू करें। ओके, इट मे बी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, वो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि हम लोग सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किसके पास हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग जब यहाँ पे देखेंगे तो वी सेलेक्ट Fe3O4 एंड द एलिमेंट ऑक्सीजन इन इट। अब Fe3O4 में देखेंगे कि ऑक्सीजन के पास 4 एटम मौजूद है प्रोडक्ट में, तो पहले हम लोग ऑक्सीजन को यहाँ RHS में बैलेंस करना शुरू करेंगे। इनिशियली हम लोग देख रहे हैं कि रिएक्टेंट में 1 ही ऑक्सीजन मौजूद है और प्रोडक्ट में 4 ऑक्सीजन हो जा रहे हैं, तो पहले हम लोग यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग ऑक्सीजन बाय 4। ओके, इट मस्ट बी रिमेंबर दैट वी कैन नॉट अल्टर द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड और एलिमेंट इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं ना उनको क्या करना है, हम लोग को अल्टर नहीं करना है, ठीक है, या फिर हम लोग को कोई भी केमिकल फॉर्मूला को अल्टर नहीं करना है जब भी हम लोग केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर रहे होंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम वी कैन पुट कोफिशिएंट 4 as 4H2O। ठीक है, जब हम लोग बैलेंस कर रहे होंगे ऑक्सीजन को
तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 4 को देखिए किस प्रकार से रखेंगे, 4:2 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग 4 नहीं लिख सकते, H2O4 ऐसे करके, ऐसे कभी नहीं लिखेंगे हम लोग, ऐसे हमारा गलत हो जाएगा। ओके, नाउ द पार्ट बैलेंस्ड इक्वेशन बिकम्स, अब यहाँ पे कैसे किस प्रकार से हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ओके, जैसे Fe यहाँ पे 4, देखिए जब यहाँ पे अब कितना ऑक्सीजन हो गया, 4 ऑक्सीजन हो गया, और हमारा प्रोडक्ट में भी 4 ऑक्सीजन है। ओके, तो ये अभी पार्शियली बैलेंस इक्वेशन है, मतलब पूरी तरह से बैलेंस नहीं हुआ, आधा अधूरा अभी बैलेंस हो गया, बैलेंस। अब यहाँ पे जो आयरन और हाइड्रोजन है वो अभी तक बैलेंस नहीं है। पिक एनी ऑफ दीज एलिमेंट टू प्रोसीड फर्दर, अब यहाँ पे दोनों में से कोई भी एक उठाना है, तो हम लोगों ने क्या देखा था कि यहाँ पे उन्हीं को उठाना था हम लोगों को जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा अमाउंट में है, बिकॉज रिएक्टेंट में 8 हाइड्रोजन मौजूद है, तो पहले हम लोग हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे इनिशियली हम लोग देख रहे हैं कि हाइड्रोजन रिएक्टेंट में कितना है, 8 मौजूद है, प्रोडक्ट में बस 2 हाइड्रोजन मौजूद है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 को 4 से गुना करके इसे 8 में बैलेंस कर लेंगे। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ पे आप लोग देखिए कैसे यहाँ पे H2 के आगे 4 लगा के इसे बैलेंस किया गया दोनों साइड में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में। हाँ, तो अब हम लोग जब इक्वेशन को यहाँ पे एग्जामिन करेंगे तो हम लोग देखेंगे थर्ड एलिमेंट वो बैलेंस नहीं है, जो आयरन है। आयरन एक तरफ 3 है और एक तरफ सिर्फ 1 है, प्रोडक्ट में हमारा 3 आयरन मौजूद है और रिएक्टेंट में बस 1 हाइड्रोजन 1 आयरन मौजूद है। तो अब इसे बैलेंस किया जाएगा, तो रिएक्टेंट में 1 आयरन है और प्रोडक्ट में 3 आयरन है, तो 1 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस प्रकार से आयरन को हम लोग बैलेंस कर लेंगे। अब हम लोग फाइनली चेक करेंगे करेक्टनेस अपने बैलेंस इक्वेशन का। ओके, अभी किस प्रकार से करेंगे, दोनों साइड हम लोग एटम्स की संख्या को गिनेंगे। ओके, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट ऑन बोथ साइड इक्वेशन 1.9 आर इक्वल। अब यहाँ पे हम लोग पाएंगे कि दोनों साइड में जो नंबर ऑफ एटम्स मौजूद होंगे डिफरेंट एलिमेंट्स के, वो सेम होंगे, इसीलिए ये इक्वेशन हमारा कहा जाएगा कि ये बैलेंस इक्वेशन है। ओके, इस प्रकार के बैलेंसिंग इक्वेशन जो मेथड होता है उसे हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। ओके, ज़्यादातर यही यूज किया जाता है। एज वी मेक ट्रायल टू बैलेंस द इक्वेशन बाय यूजिंग द स्मॉलेस्ट होल नंबर कॉफिशिएंट, जहाँ पे हम लोग स्मॉलेस्ट होल नंबर कॉफिशिएंट का यूज करते हैं जब भी हम लोगों को कोई भी इक्वेशन को बैलेंस करना होता है। फिजिकल स्टेट। ओके, तो यहाँ पे हम लोग फिजिकल स्टेट को कैसे सिंबल्स को राइट करें उसे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे जब हम लोग केयरफुली एग्जामिन करेंगे 1.9 इक्वेशन को, तो वो बैलेंस होगा। डज दिस इक्वेशन टेल्स अस एनीथिंग अबाउट फिजिकल स्टेट ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, लेकिन क्या ये इक्वेशन हम लोग को पूरी तरह से जो हमारा केमिकल इक्वेशन है उसके फिजिकल स्टेट को बता रहा है, उनके रिएक्टेंट के फिजिकल स्टेट को बता रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे कोई भी फिजिकल स्टेट नहीं पता लग रहा है कि कौन सा किस फिजिकल स्टेट में मौजूद है। तो यहाँ पे और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए केमिकल इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फिजिकल स्टेट्स जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के होंगे उसे मेंशन करेंगे केमिकल फॉर्मूला में अपने। ओके, जैसे गैसियस, लिक्विड, एक्वस, सॉलिड, इसके लिए अलग अलग सिंबल्स यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे कि गैसियस के लिए G हो जाएगा, ओके, लिक्विड के लिए L, एक्वस के लिए AQ और सॉलिड के लिए S। ओके, इसे रिप्रेजेंट करेंगे रिस्पेक्टिवली। ठीक है, द वर्ड इक्वेशन इज रिटेन इफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज प्रेजेंट एज अ सॉल्यूशन इन वाटर। ठीक है, अब एक्वस का यूज हम लोग कब करेंगे, जब रिएक्टेंट या प्रोडक्ट वाटर में प्रेजेंट होंगे ना, तब वहाँ पे हम लोग एक्वस का यूज करेंगे। ओके, जैसे यहाँ पे आयरन सॉलिड में था तो S लगाया गया है, H2O था, गैसियस स्टेट में तो G लिखा गया उसे, इसी प्रकार से। नोट दैट द सिंबल G इज यूज्ड विथ वाटर टू इंडिकेट दैट इट इज रिएक्शन वाटर इज यूज्ड इन अ फॉर्म ऑफ स्टीम। अब अगर वाटर के साथ G लगाया गया तो इसका मतलब क्या होता है कि वाटर जो है ना वो स्टीम के फॉर्म में मौजूद है। यूजुअली फिजिकल स्टेट आर नॉट इंक्लूडेड इन केमिकल इक्वेशन अनलेस इट इज़ नेसेसरी टू स्पेसिफाई देम। ज़्यादातर क्या होता है कि केमिकल इक्वेशन में यहाँ पे फिजिकल स्टेट्स को नहीं रिप्रेजेंट किया जाता है। क्यों नहीं रिप्रेजेंट किया जाता है? क्योंकि यहाँ पे उसकी कहीं कहीं ज़रूरत नहीं होती है। ज़रूरत के अनुसार जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी तभी वहाँ पे फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट किया जाता है। समटाइम द रिएक्शन कंडीशंस सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट etc फॉर्म द रिएक्शन आर इंडिकेटेड above एंड below the arrow of the equation, for example।
ओके। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पे कभी कभी क्या होता है टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देता है उसे कैटलिस्ट बोलते हैं। तो उन सब का भी यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन किया जाता है हमारे केमिकल इक्वेशन में जब ज़रूरत होती है। तो वो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, हमारे एरो के नीचे या ऊपर हम लोग को देखने के लिए मिल जाता है। स्टेप्स, कैन यू बैलेंस इक्वेशन 1.2 गिवन इन टेक्स्ट अर्लियर। अब हम लोग क्या इन सभी स्टेप्स को याद करके 1.2 को इक्वेट कर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं हम लोग इक्वेट। तो अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस को, कुछ इंटेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। तो एक्टिविटी 1.1 में हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पे मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने के पहले सैंड पेपर से हम लोगों ने साफ़ किया था। तो उसे क्यों साफ़ किया गया था? तो साफ़ इसीलिए किया गया था क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन क्या करता है, उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है ना, इनर्ट प्रोटेक्टिव लेयर, जिसके कारण ये जो सरफेस होता है वो अनरिएक्टिव हो जाता है और वो रिबन को बर्न होने में थोड़ा परेशानी क्रिएट करेगा। ओके, तो इसलिए यहाँ पे क्या किया जाता है, हम लोग को उसको पहले साफ़ किया जाता है। हम लोग उसे पहले साफ़ करते हैं सैंड पेपर की मदद से। तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, मैग्नीशियम रिबन इस प्रकार से लिख सकते हैं हम लोग कि मैग्नीशियम रिबन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर टू फॉर्म अ प्रोटेक्टिव एंड इनर्ट लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस. This layer is unreactive and prevent the ribbon from burning. Hence, it need to be cleaned with the sandpaper before burning in air. Okay? हम लोग इक्वेशन 2 पे आते हैं, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम लोग। यहाँ देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2। राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे हम लोग को बैलेंस इक्वेशन लिखना है इन सभी केमिकल रिएक्शंस को लेके। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं। पहला क्या है हमारा कि हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है और बना रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड। बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है फ्रेंड्स हम लोगों को। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है तो H2 प्लस क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो Cl2 रिएक्ट करेगा, एरो हेड के द्वारा दिखाएंगे हम लोग प्रोडक्ट की तरफ, और ये बनाएगा हमारा HCl। ओके, अब यहाँ बैलेंस करना है तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, रिएक्टेंट में क्लोरीन में भी है, तो इसे भी 2 लिख देंगे हम लोग। तो ये भी हमारा बैलेंस हो जाएगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे 2 का ही सेकंड, यहाँ पे बोल रहा है कि बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ एल्युमिनियम सल्फेट फॉर्म्स बेरियम सल्फेट एंड एल्युमिनियम क्लोराइड। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इक्वेशन, जब बेरियम क्लोराइड BaCl2 रिएक्ट करेगा एल्युमिनियम सल्फेट के साथ Al2SO4 का होल 2, तो क्या बनाएगा, बेरियम सल्फेट BaSO4। ओके, साथ ही बनाएगा और क्या, और यहाँ पे बनाएगा एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3। अब इसे बैलेंस करना है हम लोगों को, तो हम लोग बैलेंस कर लेंगे यहाँ पे 3 बेरियम, तो यहाँ पे भी 3 बेरियम, फिर Al2SO4 का होल 2, तो यहाँ पे एल्युमिनियम 2, तो यहाँ पे भी 2, तो ये हमारा बैलेंस हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 2 के थर्ड क्वेश्चन पे आ जाए। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा कि सोडियम रिएक्ट विथ वाटर, ओके, फॉर्म्स सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके, तो इसे बैलेंस कर लेते हैं हम लोग। ये हमारा बैलेंस हो गया है। ओके, यहाँ पे इधर भी सोडियम 2 है और यहाँ पे भी सोडियम 2 ही है। ओके, हाइड्रोजन 4 इधर है और 4 हाइड्रोजन इधर भी मौजूद है, 2 इधर और 2 इधर, यहाँ पे 2। ओके, केमिकल इक्वेशन विथ स्टेट फॉर सिंबल फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पे पहला क्या है, पहला यहाँ पे दिया हुआ है सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, ओके, एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव insoluble बेरियम सल्फेट एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ओके, तो इसका हम लोग केमिकल इक्वेशन लिख लेते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग क्या करना है, स्टेट ऑफ सिंबल्स भी देने हैं, है ना, विशिष्ट मतलब उनका क्या क्या किस स्टेट में पाया जा रहा है, गैसियस, लिक्विड, एक्वस या सॉलिड। ओके, तो हम लोग इसे कर लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे बेरियम क्लोराइड है,
तो BaCl2, इसको रिएक्ट करवाया गया है सोडियम सल्फेट के साथ। ओके, तो क्या हो जाएगा Na2SO4। जब ये दोनों रिएक्ट किए हैं, दोनों एक्वस में होंगे, ये भी और ये भी। ओके, रिएक्ट करेगा तो बना देगा क्या, बेरियम सल्फेट BaSO4 सॉलिड। ओके, साथ ही बन जाएगा NaCl। ओके, ये होगा एक्वस हमारा। बैलेंस कर लेते हैं इक्वेशन को। तो यहाँ पे सोडियम हमारा था 2 और यहाँ पे एक ही सोडियम है, तो ये बैलेंस, बाकी तो बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं, बाकी सभी बैलेंस है। ओके, सब बैलेंस है। ओके, तो यहाँ हमारा बैलेंस हो गया, ये हमारा केमिकल रिएक्शन हो जाएगा करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं अब हम लोग। थर्ड का सेकंड क्या बोल रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन रिएक्ट विथ सोडियम क्लोराइड एसिड सॉल्यूशन इन वाटर टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इन वाटर। ठीक है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करवाया जा रहा है, NaOH को रिएक्ट करवाया जा रहा है एक्वस, वाटर में है, क्योंकि मैंने बताया था कि जो भी सॉल्यूशन वाटर में होगा वो एक्वस होगा। इसको जब HCl के साथ रिएक्ट करवाया जा रहा है एक्वस, तो ये क्या बना रहा है हमारा, सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस ये भी एक्वस होगा हमारा, और साथ ही बनेगा H2O लिक्विड। ओके, तो ये था इक्वेशन, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग यहाँ पे अपने अगले टॉपिक पे आ जाते हैं, जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ओके, तो यहाँ पे हम लोग अब यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस के अलग अलग प्रकारों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शंस होता है तो एटम जो होते हैं वन एलिमेंट के, वो दूसरे अनदर एलिमेंट के एटम में चेंज नहीं होते हैं। जैसे हाइड्रोजन का अगर एटम होगा तो वो हाइड्रोजन ही रहेगा केमिकल रिएक्शंस के बाद भी। ठीक है, किसी एल्युमिनियम वगैरह में कन्वर्ट नहीं होगा कभी भी। नॉर डू एटम्स डिसअपियर फ्रॉम द मिक्सचर और अपीयर फ्रॉम एल्सवेयर। ओके, और साथ ही साथ जो भी एटम्स होते हैं ना, वो डिसअपियर नहीं होंगे, कहीं ना कहीं वो मिक्सचर में हम लोग को देखने के लिए मिल ही जाएंगे। एक्चुअली केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम टू प्रोड्यूस न्यू सबस्टेंस। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, जो केमिकल रिएक्शंस होता है इसमें क्या होता है, या तो बॉन्ड ब्रेक करेगा या फिर वहाँ पे नए नए बॉन्ड्स हम लोग बनते हुए देखेंगे। ठीक है, एटम्स के बीच में, तो इसी को इस प्रकार से नए सबस्टेंसेस का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जिसमें अलग अलग प्रकार के बॉन्ड टूटते हैं और नए नए बॉन्ड बनते हैं, जिसके कारण क्या होता है, नए सबस्टेंस का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इस चैप्टर में हम लोग ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन वाली चीज़ें हैं वो सभी हम लोग 3 और 4 चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में पहले टाइप पे आ जाते हैं, जो है हमारा क्या है, जो है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, तो सबसे पहले हम लोग अपने पहले एक्टिविटी पे आते हैं। हमारा पहला एक्टिविटी क्या बोल रहा है, ओके, पहले एक्टिविटी पे आते हैं 1.4 पे। तो यहाँ पे बोल रहा है कि टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और अ क्विक लाइम इन अ बीकर। हम लोग क्या लेना है, एक थोड़ा सा अमाउंट में एक बीकर में कैल्शियम ऑक्साइड CaO लेना है, जिसे हम लोग क्विक लाइम भी बोलते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम भी बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CaO। ओके, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये आगे भी इम्पॉर्टेंट है। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या लेना है, बीकर में कैल्शियम ऑक्साइड लेना है। स्लोली ऐड वाटर टू दिस, उसके बाद धीरे धीरे करके हम लोग को इसमें पानी ऐड करना है। उसके बाद हम लोग को बीकर को टच करके देखना है, जो फिगर 1.3 में हम लोग को दिखाया गया जिस प्रकार से। डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर, तो क्या हम लोग बीकर में कोई चेंज देखेंगे उसके टेम्परेचर में होते हुए, तो हाँ बिल्कुल देखेंगे। ठीक है, जो कैल्शियम ऑक्साइड होगा रिएक्ट वाइग्रसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक लाइम। ठीक है, अब यहाँ पे जो कैल्शियम ऑक्साइड यानी जो क्विक लाइम है वो रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, और यहाँ पे बहुत ज़ोर शोर से रिएक्ट करेगा और फॉर्मेट करेगा स्लेक लाइम का। ओके, जिसे हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का होल 2 भी बोलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला भी याद रखना है आप लोगों को, और साथ ही साथ इसे स्लेक लाइम भी बोला जाता है, ये भी ध्यान में रखना है।
ठीक है, और साथ ही साथ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पे लिबरेट हो रहा है। ओके, ठीक है। तो हम लोगों ने इस रिएक्शन में क्या देखा कि कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। यहाँ पे दो अलग अलग प्रकार के सबस्टांसेस एक दूसरे के साथ मिल गए और एक नया सबस्टांस स्लेक लाइम का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो इसी प्रकार के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो इसका डिफिनीशन हम लोग देख लेते हैं, इसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। सच अ रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म, यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि सिंगल प्रोडक्ट यानी स्लेक लाइम का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट्स, यहाँ पे 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट्स थे, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर, ये दोनों मिलकर के सिंगल प्रोडक्ट बनाए जो था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लेक लाइम। ओके, इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, आगे हम लोग एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ गिवन है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बोल रहा है, अ सॉल्यूशन ऑफ स्लेक लाइम produced by the reaction 1.13 is used for white washing walls। ठीक है, तो हम लोग जो घर में वाइट वॉश करते हैं दीवार को, है ना, दीवारों को, उसके लिए हम लोग इसी स्लेक लाइम का यूज करते हैं। ठीक है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसका प्रयोग करते हैं। ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विथ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, यहाँ पे सब चीज़ें, ये जो पॉइंट है इन सब के ऊपर आप लोग को ध्यान देना, साथ ही साथ फॉर्मूला को भी रिवाइव करते रहना है। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब ये बाहर के एटमॉस्फेयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या करता है, दीवारों के ऊपर एक कैल्शियम कार्बोनेट का लेयर बना देता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 to 3 days ऑफ वाइट वॉशिंग एंड गिव अ शाइनी फिनिश टू द वॉल। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि आखिर जब वॉल्स का जो शाइनी सरफेस होता है वो किसके कारण होता है, तो इसी कैल्शियम कार्बोनेट के कारण, जो बनता है कब, जब कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बाहर एटमॉस्फेयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और फॉर्मेट करता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो ये कारण होता है हमारे जो वॉल्स होते हैं उनके शाइनी सरफेस का। ठीक है, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट अ केमिकल फॉर्मूला फॉर मार्बल इज ऑल्सो CaCO3। ठीक है, अब यहाँ पे ये जानना इंटरेस्टिंग है कि जो मार्बल होता है उसका भी जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो यही होता है, कैल्शियम कार्बोनेट वाला CaCO3। ठीक है, तो यहाँ पे से हम लोगों को क्या पता लगा, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला पता लगा। ठीक है, फिर ये भी पता लगा कि वॉल्स का जो शाइनी सरफेस होता है उसके लिए भी कैल्शियम कार्बोनेट जिम्मेदार होता है, और साथ ही साथ मार्बल का भी यही फॉर्मूला होता है। ओके, जो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को यहाँ से पता लगी। अब यहाँ पे हम लोग इसका केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं। ठीक है, केमिकल इक्वेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है बाहरी एटमॉस्फेयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो ये बना रहा है कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ ही साथ वाटर लिक्विड के फॉर्म में यहाँ पे लिबरेट हो रहा है। ठीक है, जो बाद में इवेपोरेट हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे कुछ और यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के एग्जाम्पल दिए हैं जहाँ पे 2 सबस्टांस मिलेंगे और एक सिंगल सबस्टांस का, न्यू सबस्टांस का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे यहाँ पे जब कोयला जलाया जाएगा, जब बर्निंग ऑफ कोल होगा, ठीक है, हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि किसी भी चीज़ को जलाएंगे तो वहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेजेंस होता ही ऑब्वियसली। तो यहाँ पे जब कार्बन को जलाया जा रहा है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, देखिए सबका फिजिकल स्टेट भी गिवन है यहाँ पे, तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। वहीं पे जब वाटर का फॉर्मेशन किया जाता है, जब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करता है तो वो बनाता है H2। ठीक है, आगे ये क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड, H2O से रिलेटेड, उसे भी हम लोग करेंगे। इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट व्हेन 2 और मोर सबस्टांस एलिमेंट और कंपाउंड कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हम लोग ये वाला भी डिफिनीशन लिख सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। हम लोगों ने पहले भी एक डिफिनीशन देखा जिसमें बताया गया था कि सच अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और यहाँ पे ये वाला डिफिनीशन भी सही है, इसे भी हम लोग लिख सकते हैं। ये क्या बोल रहा है, व्हेन 2 और मोर सबस्टांस कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि 2 या 2 से अधिक सबस्टांस जब भी मिलेंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे तो इस रिएक्शन को भी हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। ओके, इन एक्टिविटी 1.4 वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट अ लार्ज
अमाउंट ऑफ हीट इज़ इवॉल्व। अब यहाँ पे एक्टिविटी 1.4 में अगर हम लोग जाएंगे, एक्टिविटी 1.4 में, तो वहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी इवॉल्व हुआ था, ठीक है। इस वाले में यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी इवॉल्व हुआ था इस केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। ओके, दिस मेक्स द रिएक्शन मिक्सचर वार्म। अब इसी कारण जो रिएक्शन का मिक्सचर था वहाँ पे वो वार्म हो गया था। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलॉन्ग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी समझिए क्या होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वो रिएक्शन जिसमें हीट लिबरेट होता है, ठीक है, प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के साथ साथ, तो इसे हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ओके, जैसे कि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, जब नेचुरल गैस यानी मीथेन को जलाया जाएगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होगा गैसियस स्टेट में, ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब हम लोग जब रिस्पायरेट करते हैं, ओके, रिस्पायरेट करते हैं जब हम लोग, तो वो भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि ब्रीथिंग और रिस्पायरेशन दो अलग अलग यहाँ पे चीज़ें होती हैं। ब्रीथिंग में बस इनहेल और एक्सेल करते हैं एयर का हम लोग, ओके। इनहेल अंदर हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन को, बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देते हैं, तो उससे हम लोग इस प्रोसेस को हम लोग ब्रीथिंग बोलते हैं। जबकि वहीं पे रिस्पायरेशन में हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन हमारे ब्लड सेल्स के साथ मिलता है और साथ ही साथ वहाँ पे फूड के ब्रेकडाउन के बाद एनर्जी के फॉर्मेशन करने में मदद करता है, तो उसे हम लोग रिस्पायरेशन बोलते हैं। ओके, वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे लिव। हम लोग सभी जानते हैं कि हम लोग को एनर्जी चाहिए जीवित रहने के लिए। अब हम लोग को ये एनर्जी कहाँ से मिलती है, तो फूड जो हम लोग खाते हैं उससे मिलती है। और डाइजेशन के समय क्या होता है, ये फूड ब्रेक डाउन होता है इनटू सिंपलर सबस्टांसेस, ठीक है। जैसे हम लोग जो राइस, पोटैटो, ब्रेड ये सब खाते हैं, उनमें कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है। ये कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं, ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। अब ये ग्लूकोज जो होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं इन द सेल ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोवाइड एनर्जी। उसके बाद हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इसका इक्वेशन हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे ग्लूकोज को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट कर रहा है आवर सेल्स के साथ, है ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है, वाटर निकल रहा है साथ में, और साथ में एनर्जी का फॉर्मेशन भी हो रहा है। ओके, तो ये वाला भी आप लोग को याद रखने की ज़रूरत है। जब भी कभी डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि वाई रिस्पायरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो आप लोगों को पूरा लिखना पड़ेगा यहाँ से लेके, ठीक है। साथ ही साथ ये केमिकल रिएक्शन भी आप लोग को लिखना है। ओके, द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब बहुत जगहों पे वेजिटेबल मैटर्स, जो सड़े गले हुए जो वेजिटेबल मैटर्स होते हैं, उनका प्रयोग कंपोस्ट यानी खाद बनाने के लिए किया जाता है, तो वो भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस ही होता है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा सब कुछ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन एक्टिविटी 1.1 वेयर हीट इज गिवन आउट अलॉन्ग विथ फॉर्मेशन ऑफ सिंगल प्रोडक्ट। तो एक्टिविटी 1.1 में जहाँ पे हीट भी लिबरेट हो रहा था, साथ ही साथ फॉर्मेशन हो रहा था सिंगल प्रोडक्ट का, तो वो एक्सोथर्मिक का ही एग्जाम्पल हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग अगले एग्जाम्पल पे आते हैं, जो हमारा अगला रिएक्शन पे आते हैं, जो हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में 7-8 में पढ़ा होगा डिकम्पोजिशन के बारे में, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते थे, जो डेड एंड डिकाइंग मटेरियल्स होते थे वो धीरे धीरे नेचुरल अलग अलग प्रकार के नेचुरल मीन्स के द्वारा डिकम्पोज होने लगते थे, यानी सड़ने गलने लगते थे, यानी टूटने लगते थे सिंपलर फॉर्म्स में, तो उसे हम लोग डिकम्पोज होना बोलते थे। तो इस रिएक्शन में भी यही होगा। यहाँ पे कोई एक सब्सटेंस होगा, वो क्या होगा, डिफरेंट सब्सटेंसेस में डिकम्पोज हो जाएगा। ओके, तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो पहले एक्टिविटी 1.5 पे आ जाते हैं हम लोग। एक्टिविटी 1.5 क्या बोल रहा है हमारा, टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, ठीक है, एक बॉइलिंग ट्यूब में, जैसे कि यहाँ पे इस लड़की ने ट्यूब में लिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग को फेरस सल्फेट लेना है, FeSO4, ठीक है। नोट द कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल। अब यहाँ पे हम लोग को जो फेरस सल्फेट का जो कलर होगा उसे नोट करना है कि रिएक्शन, मतलब कि जब उसको आगे हम लोग फर्दर प्रोसेस करेंगे उसके पहले उसका कलर क्या है, और जब रिएक्शन हो जाएगा तो उसके बाद उसका कलर क्या होगा, इन सब चीज़ों को देखने के लिए
हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम। अब क्या करना है, वो जिस ट्यूब में हम लोगों ने फेरस सल्फेट लिया है उसे अब बर्नर के ऊपर हम लोग को गर्म करना है, ठीक है। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग। अब उसके बाद क्या करना है, जब हम लोग हीट करेंगे उसको, उसके बाद उसका कलर को ऑब्जर्व करना है, जो पहले कलर होगा उसके कंपैरिजन में। हैव यू नोटिस दैट द ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल हैज़ चेंज। तो हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कि जो ग्रीन कलर, जो फेरस सल्फेट का कलर होता है वो ग्रीन कलर का होता है। तो ये भी आप लोग को ध्यान रख देने वाली बात है कि फेरस सल्फेट का कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। तो ये जो होगा वो चेंज हो जाएगा, है ना। यू कैन ऑल्सो स्मेल द कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर ऑफ बर्निंग सल्फर, ठीक है। अब यहाँ पे ऑर्डर भी हम लोग को बहुत ही ख़राब सा ऑर्डर मिलेगा, मतलब महक बहुत ही दुर्गंध जैसा मिलेगा, सड़े हुए अंडे के जैसा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग रिएक्शन भी देख सकते हैं। फेरस सल्फेट FeSO4 को जब हीट किया जा रहा है बर्नर या स्पिरिट लैंप की सहायता से, तो ये फेरिक सल्फेट में Fe2O3 में टूट जा रहा है। साथ ही यहाँ पे क्या क्या चीज़ें फॉर्मेट हो रही हैं, यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है, ओके। तो इन दिस रिएक्शन यू विल ऑब्जर्व दैट अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिवन सिंपलर प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे क्या हम लोगों ने देखा कि एक सिंगल यहाँ पे रिएक्टेंट था फेरस सल्फेट FeSO4, ये क्या हुआ, सिंपलर प्रोडक्ट्स में टूट गया, डिकम्पोज हो गया, फेरिक सल्फेट में, सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राइऑक्साइड में। तो इस प्रकार से ये किसको सेटिस्फाई किया, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया, ओके। फेरस सल्फेट क्रिस्टल FeSO4, ओके, .7H2O, यहाँ पे कॉमा दिया हुआ है, ये डॉट होगा, 7H2O लूज वाटर व्हेन हीटेड एंड द कलर ऑफ क्रिस्टल चेंजेस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल, अब जब भी आपके सामने कभी भी कोई क्रिस्टल आएगा तो उसमें कहीं ना कहीं वाटर का कुछ ना कुछ क्वांटिटी हमेशा मौजूद होता है। तो यही होता है इस रिएक्शन में, जब ये लड़की टेस्ट ट्यूब में फेरस सल्फेट लेती है, तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल लेती है, तो उसमें पहले ही से 7H2O मौजूद होता है, ठीक है। वाटर के 7 यहाँ पे कंपाउंड्स मौजूद होते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि जब इसे रिएक्ट किया जाता है तो ये वाटर क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है, वाटर लूज हो जाता है और यहाँ पे कलर चेंज हो जाता है, ठीक है, जो फेरिक सल्फेट का फॉर्मेशन होता है तब। इट देन डिकम्पोजेज फेरिक सल्फेट, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, उसके बाद ये फेरिक सल्फेट, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड में फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि फेरिक ऑक्साइड जो होगा, ओके, ये सॉलिड होगा, वहीं पे SO2 और SO3 जो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड है वो गैसियस स्टेट में पाए जाएंगे, ओके। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। जब भी हम लोग लाइम स्टोन, ठीक है, जिसे हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट या फिर वो मार्बल का भी फॉर्मूला होता था कैल्शियम कार्बोनेट, इसको जब हम लोग हीट करेंगे, ठीक है ना, तो ये क्या फॉर्मेट करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड सॉरी, और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, ओके। ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ही एग्जांपल है जिसका प्रयोग बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है, ओके। कैल्शियम ऑक्साइड इज़ कॉल्ड लाइम और क्विक लाइम। अब यहाँ पे हम लोग पहले भी देख चुके थे कि कैल्शियम ऑक्साइड को या तो क्विक लाइम बोला जाता है या लाइम बोला जाता है, ठीक है। इट हैज़ मेनी यूजेस, ठीक है। इसका जो कैल्शियम, ये जो क्विक लाइम है, इसका बहुत सारा यूजेज होता है, स्पेशली जो सीमेंट वगैरह बनाया जाता है तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड का बहुत सारा यूज किया जाता है यहाँ पे सीमेंट बनाने में, ठीक है। व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी डिकम्पोजिशन होगा, ओके, हीट के प्रेजेंस में, तो ये हमारा कहलाएगा डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ओके। अब हम लोग आगे एक्टिविटी 1.6 को देखते हैं। टेक अबाउट 2 ग्राम लीड नाइट्रेट, ओके। लीड का फॉर्मूला होता है Pb, ओके। हम लोग को लीड लेना है, लीड नाइट्रेट पाउडर इन अ बॉइलिंग ट्यूब, होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विथ अ पेयर ऑफ टोंग्स, उसको हम लोग को चिमटे की मदद से पकड़ना है, एंड हीट इट ओवर अ फ्लेम, उसके बाद उसको फ्लेम के ऊपर गर्म करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे, नोट डाउन द चेंज इफ एनी, अगर कोई चेंज होगा तो हम लोग को उसे ऑब्जर्व करना है, फिर हम लोग को उसे बताना है। यू विल ऑब्जर्व द इमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स,
अब यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि जब हम लोग लीड नाइट्रेट को वहाँ पे जला रहे होंगे, बर्न कर रहे होंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, ब्राउन फ्यूम्स निकलेंगे, ब्राउन कलर का धुआं हम लोग को यहाँ पे निकलते हुए दिखाई देगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, दीज फ्यूम्स आर ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ये जो फ्यूम्स निकल रहे होंगे ये किसके फ्यूम्स होंगे, तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फ्यूम होगा। ओके, द रिएक्शन टेक्स प्लेस इज, अब यहाँ पे रिएक्शन हम लोग आगे देखेंगे कैसा रिएक्शन होता है, क्या है रिएक्शन। तो यहाँ पे देखिए, जब लीड नाइट्रेट यानी PbNO3 का होल 2 को यहाँ पे जब हीट किया जा रहा है, ठीक है, ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है क्योंकि यहाँ भी हीट किया जा रहा है। ओके, तो ये बना रहा है PbO और साथ ही बना रहा है NO2 और O2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो रहा है। यही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन फ्यूम के तौर पे ट्यूब से बाहर निकल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे 1.7 एक्टिविटी पहले हम लोग देख लेते हैं। टेक अ प्लास्टिक मग, ड्रिल 2 होल्स एट इट्स बेस एंड फिट रबर स्टॉपर इन दीज होल्स। तो हम लोग को क्या करना है, एक मग लेना है, उसके पीछे 2 छेद करने हम लोग को, और उसे रबर स्टॉपर से रोक देना है। ठीक है, इंसर्ट कार्बन इलेक्ट्रोड्स इन दीज रबर स्टॉपर्स एज सोन इन फिगर 1.6। उसके बाद यहाँ पे जो रबर स्टॉपर्स आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग को कार्बन इलेक्ट्रोड्स उसमें लगाने हैं। कनेक्ट दीज इलेक्ट्रोड्स टू अ 6 वोल्ट बैटरी, और इन इलेक्ट्रोड्स को यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इन इलेक्ट्रोड्स को क्या किया गया है, 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है। फिल द मग विथ वाटर सच दैट द इलेक्ट्रोड आर इमर्स्ड। ठीक है, अब क्या करना है हम लोगों को, यहाँ पे मग को पानी से भरना है, और इस प्रकार से भरना है कि एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द वाटर, कि हमारा इलेक्ट्रोड पूरी तरह से डूब जाए उसमें। और यहाँ पे उसके बाद, क्योंकि प्योर वाटर में तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाएगा ना, तो उसके बाद वहाँ पे क्या करना है हम लोग को, ताकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो पाए वहाँ पे, इसके लिए उसमें सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करना है हमारे वाटर में। टेक 2 टेस्ट ट्यूब फिल्ड विथ वाटर एंड इन्वर्ट देम ओवर द 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स। अब क्या करना है, 2 टेस्ट ट्यूब्स लेने हैं और उसे हम लोग को उन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर पलट देना है। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स के ऊपर इन्हें पलट दिया गया। ओके, स्विच ऑन द करंट एंड लीव द apparatus अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम। अब क्या करना है, यहाँ पे स्विच ऑन करना है, यानी बैटरी से अब हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी पास करवाना है, और कुछ समय के लिए ये कनेक्शन जो बनाए हैं हम लोग उसे कुछ समय के लिए छोड़ देना है। तो कुछ समय के बाद हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे कि हम लोग ये ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे बबल्स ट्यूब्स के ऊपर है ना, जो इलेक्ट्रोड्स के ऊपर ट्यूब्स हैं, जो खाली स्थान यहाँ पे बचा हुआ है वहाँ पे बबल्स का फॉर्मेशन होने लगेगा। दिस बबल डिस्प्लेस वाटर इन द टेस्ट ट्यूब, और ये बबल्स वाटर को डिस्प्लेस करने लगेंगे टेस्ट ट्यूब में। इज द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड द सेम इन बोथ द ट्यूब्स। क्या यहाँ पे जो भी गैस कलेक्ट हो रहा है दोनों टेस्ट ट्यूब में क्या सेम है? तो यहाँ पे हम लोग जब ऑब्जर्व करेंगे अच्छी तरह से तो आप लोग देख सकते हैं कि पहला टेस्ट ट्यूब में कुछ कम यहाँ पे गैस कलेक्ट हो रहा है और सेकंड में ज़्यादा गैस कलेक्ट हो रहा है। तो कम गैस कौन सा कलेक्ट हो रहा है? ऑक्सीजन कलेक्ट हो रहा है। ओके, और ज़्यादा कौन सा गैस कलेक्ट हो रहा है? तो ये हो रहा है हमारा हाइड्रोजन। ओके, ठीक है, आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। वंस द टेस्ट ट्यूब आर फिल्ड विथ रिस्पेक्टिव गैसेज रिमूव देम केयरफुली। अब जब टेस्ट ट्यूब मतलब अच्छी तरह से भर जाएं जब इन गैसेज से, तो उनको ध्यान से हम लोग को हटा लेना है। दी टेस्ट दीज गैसेज वन बाय बर्निंग अ बर्निंग कैंडल क्लोज टू द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। अब क्या करना है, हम लोग को दोनों गैसेज को चेक करना है कि कौन से गैसेज हैं। दोनों ट्यूब्स के ऊपर का जो ओपनिंग होगा उसके ऊपर कैंडल्स को बर्न करके, ठीक है, थोड़ा केयरफुली, क्योंकि यहाँ पे मतलब हम लोग कैंडल्स वगैरह का यूज करें इसलिए। तो क्या होगा दोनों केसेस में हम लोग को यही देखना है, विच गैस इज प्रेजेंट इन ईच टेस्ट ट्यूब। दोनों टेस्ट ट्यूब में कौन कौन से गैसेस प्रेजेंट होंगे। तो हम लोगों ने देखा ही कि पहले जो एक जिसमें कम गैस प्रेजेंट था वो ऑक्सीजन था, और जो दूसरा था उसमें हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट था। अब हम लोग 1.8 एक्टिविटी पे आते हैं। टेक अबाउट 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड इन चाइना डिश। अब यहाँ पे क्या करना है, चाइना डिश इस प्रकार का जो बर्तन है, ठीक है, इस प्रकार के बर्तन में हम लोगों को
कुछ सिल्वर क्लोराइड लेना है, AgCl लेना है, ठीक है। प्लेस दिस चाइना डिश इन सनलाइट फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए इस चाइना डिश को सनलाइट के प्रेजेंस में छोड़ देना है। ऑब्जर्व द कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड आफ्टर सम टाइम, और उसके बाद कुछ समय के बाद हम लोगों को यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड को ऑब्जर्व करना है कि क्या उसके कलर में चेंज आया या नहीं आया। तो हम लोग क्या देखेंगे कि सिल्वर क्लोराइड जो होगा वो ग्रे कलर में कन्वर्ट हो चुका होगा, ठीक है। दिस इज ड्यू टू द रिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोराइड। अब ये क्यों हो रहा होगा आखिर, तो इसलिए हो रहा होगा क्योंकि सिल्वर क्लोराइड जो होगा वो सनलाइट के प्रेजेंस में, ओके, यहाँ भी सनलाइट के द्वारा डिकम्पोजिशन किया जा रहा है, तो ये टूट जाएगा सिल्वर और क्लोरीन में, ओके। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे इसी प्रकार से सिल्वर ब्रोमाइड के साथ भी होगा। अगर सिल्वर ब्रोमाइड को उसी प्रकार से चाइना डिश में रख के उसको सनलाइट के प्रेजेंस में छोड़ दिया जाएगा तो ये भी सिल्वर और ब्रोमीन में टूट जाएगा, ठीक है। इस प्रकार के जो सिल्वर ब्रोमाइड वाला रिएक्शन है इसका प्रयोग ज़्यादातर हम लोग फोटोग्राफी में करते हुए देखते हैं। ज़्यादातर ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज काउजिंग दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन, आखिर किस प्रकार की एनर्जी यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कर रही थी। तो हम लोगों ने पहले ही देखा था कि पहले हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि हीट एनर्जी था शुरू के रिएक्शंस में, यहाँ पे हीट एनर्जी था। जब लीड नाइट्रेट को डिकम्पोज किया गया था तो फिर सनलाइट का प्रयोग किया जाने लगा डिकम्पोज करने के लिए। तो अलग अलग फॉर्म ऑफ एनर्जी का प्रयोग किया जा रहा है। यू हैव सीन दैट डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर्ड एनर्जी आइदर इन अ फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन को एग्जीक्यूट करवाने के लिए अलग अलग फॉर्म ऑफ एनर्जी का यूज किया जा रहा है। कहीं पे हीट एनर्जी, कहीं पे लाइट एनर्जी, कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग किया जा रहा है ना। जिसे हम लोगों ने वो इलेक्ट्रोलिसिस वाले प्रोसेस में देखा था, ठीक है, जिसमें मग में हम लोगों ने 2 होल्स किए थे, रबर स्टॉपर्स फिर लगा दिए थे इलेक्ट्रोड्स वाले में। रिएक्शन इन विच एनर्जी इज ऑब्जर्व इज नोन एज इंडोथर्मिक रिएक्शन। अब जहाँ पे भी एनर्जी ऑब्जर्व किया जा रहा होगा, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि AgCl को क्या किया गया, सनलाइट के प्रेजेंस में रखा गया, तो ये क्या हो गया, डिकम्पोज हो गया। तो ये क्या किया, एनर्जी को अपने अंदर ऑब्जर्व किया, ओके, तो ये इंडोथर्मिक रिएक्शन कराया। AgBr भी क्या किया, सनलाइट को ऑब्जर्व किया। यहाँ हीट कोई भी लिबरेट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ये जब क्या हो रहा है, सभी एनर्जी को ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो जब भी जिस भी रिएक्शन में एनर्जी को ऑब्जर्व किया जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, इंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है उसे हम लोग देख लेते हैं। तो पहला हमारा इंटेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ सॉल्यूशन ऑफ सबस्टांस X इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग, ठीक है। तो यहाँ पे एक सबस्टांस का यूज किया जा रहा है वाइट वॉशिंग के लिए। तो हम लोगों ने पहले ही देखा था कि जो X था वो क्या था, कैल्शियम ऑक्साइड था, जिसका प्रयोग, जिसे हम लोग क्विक लाइम भी बोलते थे, ठीक है ना। नेम द सबस्टांस X, तो यहाँ पे सबस्टांस X पूछ रहा है एंड राइट इट्स फॉर्मूला। तो सबस्टांस X पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड हमारा, जिसे हम लोग क्विक लाइम भी बोलते थे, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CaO हो जाएगा, ठीक है, CaO। इसी का प्रयोग वाइट वॉशिंग के लिए किया जाता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, सेकंड हमारा, राइट द रिएक्शन ऑफ सबस्टांस X नेम्ड इन 1 एबव विथ वाटर। अब यहाँ पे वाटर के साथ रिएक्शन करवा के दिखाना है, जो हम लोग ने देखा था कि स्लेक लाइम का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग करवा लेते हैं रिएक्शन, कैसे होगा। तो कैल्शियम ऑक्साइड को रिएक्ट करवाना है वाटर के साथ, ओके। आप लोग चाहे तो स्टेट्स भी लिख सकते हैं, सॉलिड स्टेट और ये लिक्विड स्टेट में था। जब रिएक्ट किया था तो बनाया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2, ये था एक्वस में, ठीक है। तो ये था, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए हम लोग आगे आते हैं और देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके। 1 मिनट, एक और क्वेश्चन यहाँ पे है तो इसे भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 डबल ऑफ द अमाउंट ऑफ कलेक्टेड इन अदर। तो हम लोगों ने जब वहाँ पे टेस्ट ट्यूब वाला क्वेश्चन किया था तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि एक टेस्ट ट्यूब में ज़्यादा गैस मौजूद थे, है ना, और पहले वाले टेस्ट ट्यूब में कम गैस मौजूद था, ओके। जो ऑक्सीजन था वो कम था और जो हाइड्रोजन था वो ज़्यादा था, ठीक है। तो पूछ रहा है कि वाई इज़ द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड, मतलब एक टेस्ट ट्यूब में
ज़्यादा गैस क्यों कलेक्ट था और दूसरे में कम क्यों कलेक्टेड था, यही पूछ रहा है, और गैस का नाम बताना है जो ज़्यादा है अमाउंट में। ठीक है, तो हम लोग ये जानते हैं कि वाटर जो होता है वो जब हम लोग वाटर का फॉर्मूला लिखते हैं इस प्रकार से H2O, ओके, तो यहाँ पे क्या देखते हैं कि 1 पार्ट में हाइड्रोजन, 1 पार्ट में ऑक्सीजन का, यहाँ पे वाटर में 1 पार्ट में ऑक्सीजन होता है, वहीं पे जो हाइड्रोजन होता है वो 2 पार्ट में होता है। ठीक है, तो जब भी इलेक्ट्रोलिसिस किया जाएगा तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो होते हैं आर प्रोड्यूस इन 1:2 रेशियो। ओके, दैट्स वाई यहाँ पे क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन जो गैस है वो ज़्यादा यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गैस का नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। और आप लोग यहाँ पे लिख क्या सकते हैं, तो लिख सकते हैं कि वाटर कंटेन 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड 2 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आर प्रोड्यूस इन रेशियो 1:2। ओके, तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आगे आते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। ठीक है, तो एक्टिविटी 1.9 देखते हैं क्या बोल रहा है। एक्टिविटी 1.9, टेक 3 आयरन नेल्स, क्लीन देम बाय रबिंग विथ सैंड पेपर। अब यहाँ पे 3 आयरन नेल लेने हैं हम लोगों को और उसे सैंड पेपर से अच्छे से साफ करना है। टेक 2 टेस्ट ट्यूब, मार्क एज A, B। अब 2 टेस्ट ट्यूब्स लेने हैं हम लोगों को, दोनों को मार्क करना है, टेस्ट ट्यूब A और टेस्ट ट्यूब B। ओके, टेक अबाउट 10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब क्या करना है हम लोग को, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेना है। देखिए यहाँ पे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया गया जो ब्लू कलर का है। ठीक है, ओके, टाई 2 नेल्स विथ अ थ्रेड एंड इमर्स देम केयरफुली इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में 2 नेल्स को, 3 नेल्स हम लोगों ने लिया था, उसमें से 2 नेल्स को क्या करना है, थ्रेड की मदद से बांधना है और उसे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डीप करना है। ओके, टेस्ट ट्यूब B में फॉर अबाउट 20 मिनट के लिए। कीप 1 आयरन नेल असाइड फॉर कंपेरिजन। और जो तीसरा नेल हम लोगों ने लिया था उसे हम लोग को अलग रखना है बाद में कंपेरिजन करने के लिए कि क्या क्या चेंजेस आए हैं। आफ्टर 20 मिनट टेक आउट द आयरन नेल फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। 20 मिनट के बाद क्या करना है हम लोग को, आयरन नेल्स को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से निकालना है। कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब A एंड B। ओके, अब यहाँ पे टेस्ट ट्यूब A एंड B में जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो दोनों टेस्ट ट्यूब्स में हम लोगों ने रखा था उसके इंटेंसिटी को चेक करना है। टेस्ट ट्यूब A में हम लोगों ने बस कॉपर सल्फेट रखा था, जो टेस्ट ट्यूब B था उसमें हम लोगों ने कॉपर सल्फेट इंक्लूडेड 2 नेल्स उसमें डीप किए थे हम लोगों ने। ओके, तो अब हम लोग को इंटेंसिटी चेक करना है कि कितना ब्लूइश रह गया है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन या फेड हो गया थोड़ा कलर। ऑल्सो कंपेयर द कलर ऑफ नेल डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विथ 1 केप्ट असाइड। उसके साथ साथ हम लोगों को नेल को भी कंपेरिजन करना है, जो नेल कॉपर सल्फेट में एक डिप किया गया था और एक विदाउट डिप था, तो उसे भी कंपेरिजन करना है, उनके कलर्स को भी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि आयरन नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जैसे कि जो आयरन नेल है वो ब्राउन कलर का हो गया है। ठीक है, द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड्स। अब यहाँ पे जो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था वो फेड हो गया, वैसा हो गया। ठीक है, द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन दिस एक्टिविटी। तो इस तरह का केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हुआ है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यहाँ पे क्या हुआ है, आयरन कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन क्या बनाया है, आयरन सल्फेट, साथ में कॉपर अलग हो गया है। ठीक है, तो इस रिएक्शन में हम लोग क्या देखें कि आयरन डिस्प्लेसेस और रिमूव अनदर एलिमेंट कॉपर। जो आयरन क्या था, आयरन क्या बोला कॉपर को कि चलो अब तुम कॉपर को बोला कि सल्फेट के साथ तुम बहुत देर रह लिया, अब इसको यहाँ पे से हटो, अब मैं यहाँ पे आऊँगा। तो वहाँ पे क्या हो गया, अब आयरन सल्फेट के साथ ऐड हो गया। ठीक है, दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो जब भी ज़्यादा रिएक्टिव जो मेटल होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को जब डिस्प्लेस कर देगा, ओके, तो यहाँ पे जो रिएक्शन बनेगा वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बनेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं डिफिनीशन के तौर पे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। ओके, यूजुअली जब हम लोग मेटल नॉन मेटल वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे, तभी हम लोग को पता लग पाएगा कि कौन सा मेटल किसको डिस्प्लेस करेगा। ओके, यहाँ पे हम लोग और एग्जांपल्स ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे कि
जिंक है, जिंक का रिएक्शन किया गया कॉपर सल्फेट के साथ, तो जिंक भी क्या किया, कॉपर को हटा दिया सल्फेट के साथ वाले जगह से और खुद आ गया और बना दिया जिंक सल्फेट और कॉपर अलग हो गया। ठीक है, वही लीड के साथ भी होगा, कॉपर क्लोराइड के साथ वाला रिएक्शन में यहाँ पे लीड क्लोराइड बन जाएगा और साथ ही कॉपर अलग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे से हम लोग को ये पता लग जा रहा है कि जब रिएक्टिविटी सीरीज हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे कॉपर लेस रिएक्टिव होगा, जबकि जो आयरन और जिंक और लेड होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होंगे कॉपर के कंपैरिजन में। ठीक है, तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आ जाते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। ठीक है, और इसे समझते हैं हम लोग क्या है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारा। तो इसके पहले हम लोग एक्टिविटी 1.10 देख लेते हैं। ओके, टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। हम लोग क्या करना है, 3 ml सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन लेना है टेस्ट ट्यूब में। इन अनदर टेस्ट ट्यूब टेक 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन, और दूसरे टेस्ट ट्यूब में हम लोग को 3 ml बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन लेना है। अब दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करना है हम लोगों को। तो हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे, यू विल ऑब्जर्व दैट अ वाइट सबस्टांस विच इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर इज फॉर्म। तो हम लोग क्या देखेंगे कि एक वाइट कलर का इनसॉल्युबल सबस्टांस फॉर्म होगा। ठीक है ना, सॉल्यूशन में। ठीक है, सॉरी, इनसॉल्युबल सबस्टांस फॉर्म होगा, जो मिला हुआ नहीं रहेगा, नीचे लेयर बना लेगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे नीचे लेयर बन गया ना उसका। चलिए, दिस इनसॉल्युबल सबस्टांस फॉर्म्ड इज नोन एज प्रेसिपिटेट। इसी इनसॉल्युबल सबस्टांस को हम लोग प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ठीक है, एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस अ प्रेसिपिटेट कैन बी कॉल्ड अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, जब भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का बात आएगा तो जो भी रिएक्शन प्रेसिपिटेट का फॉर्म करेगा उसे हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझेंगे, ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन था। आगे देखते हैं हम सोडियम सल्फेट। तो यहाँ पे जब सोडियम सल्फेट रिएक्ट किया बेरियम क्लोराइड के साथ, तो ये क्या हुआ, सोडियम आ गया बेरियम के स्थान पे और बेरियम आ गया सोडियम के स्थान पे। तो इस प्रकार से फॉर्मेशन हुआ बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का। ओके, तो यहाँ पे हम लोग 2 डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं। ठीक है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम लोगों ने बस एक एलिमेंट को डिस्प्लेस होते देखा था, यहाँ पे 2 एलिमेंट अलग डिस्प्लेस कर रहे एक दूसरे को, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट इसीलिए बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे आयंस का डिस्प्लेसमेंट होता है। ओके, व्हाट काउज दिस, आखिर ऐसा हुआ क्यों। द वाइट प्रेसिपिटेट BaSO4 इज फॉर्म बाई रिएक्शन ऑफ SO4 2- एंड Ba2+। अब यहाँ पे BaSO4 क्या किया, आयंस में टूट गया। द अदर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज सोडियम क्लोराइड, ओके, विच रिमेन इन द सॉल्यूशन। सच रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस प्रकार के एक्सचेंज हो, है ना, बिटवीन द रिएक्टेंट्स, उसे क्या बोला जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाएगा। ओके, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन देखेंगे, और इसके बाद हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन भी देखेंगे, जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होगा। ओके, तो यहाँ एक्टिविटी, छोटा सा एक्टिविटी है 1.11, उसे देख लेते हैं। हीट अ चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम कॉपर पाउडर। ठीक है, 1 ग्राम कॉपर पाउडर लेना है, उसे चाइना डिश में हम लोग को गर्म करना है। तो और उसके बाद हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे, द सर्फेस ऑफ कॉपर पाउडर रिमेन कोटेड विथ ब्लैक कॉपर 2 ऑक्साइड। ठीक है, जो कॉपर पाउडर होगा उसका सरफेस कोट हो जाएगा ब्लैक कॉपर 2 ऑक्साइड के द्वारा। वाई हैज़ दिस ब्लैक सबस्टांस फॉर्म। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आखिर ये जो ब्लैक कलर का कोटिंग चढ़ा है कॉपर पाउडर के ऊपर, वो क्यों हुआ। ये इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो गया कॉपर के साथ और कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर दिया। अब इसे किस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं रिएक्शन में, तो यहाँ पे कॉपर जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, और हीट होने के बाद ये कॉपर ऑक्साइड बना दे रहा है, जो कि आगे चल के यही ब्लैक कोटिंग का काम कर रहा है। ठीक है, इफ़ हाइड्रोजन इज पास्ड ओवर द हीटेड मटेरियल कॉपर ऑक्साइड, द ब्लैक coating on the surface turns brown as to reverse reaction takes place and copper is obtained। ठीक है, अब यहीं पे क्या होगा, ये जो कॉपर ऑक्साइड हम लोग देख रहे हैं, इसके ऊपर अगर हाइड्रोजन गैस को पास करवाया गया
तो उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, और तो यहाँ पे क्या होगा, फिर से रिवर्स रिएक्शन होगा और जो कॉपर था हमारा फिर से ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जब कॉपर ऑक्साइड के ऊपर से हाइड्रोजन गैस पास किया गया है, यहाँ पे फिर से ब्राउन कलर का कॉपर ऑब्टेंड हुआ है, साथ ही वाटर ऑब्टेंड हुआ है। ठीक है, जो इवेपोरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे से हम लोग कुछ चीज़ें समझ सकते हैं। इफ़ अ सबस्टांस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग रिएक्शन इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज। अब कोई भी सबस्टांस, जैसे यहाँ पे कॉपर ऑक्सीजन गेन किया था तो ये ऑक्सीडाइज हो गया था, यानी कॉपर ऑक्सीडाइज हो गया था। वहीं पे अगर कोई सबस्टांस लूज करता है ऑक्सीजन, ठीक है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा, यानी यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड जो था वो रिड्यूस होकर कॉपर बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे रिएक्शन 1.29 में हम लोग देख सकते हैं कॉपर 2 ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन। ठीक है, जो कॉपर 2 ऑक्साइड था, CuO था, वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को लूज कर रहा है, इसलिए उसको रिड्यूस माना जा रहा है। द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन एंड इज बीइंग ऑक्सीडाइज। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो क्या कर रहा है, वो ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, इसलिए वो ऑक्सीडाइज माना जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 1.29 में क्या हो रहा है, ये जो 1.29 हमारा जो यहाँ पे इक्वेशन बन रहा है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। दैट्स वाई दिस रिएक्शन इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, द रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो कॉपर 2 ऑक्साइड है उसका जब H2 के साथ रिएक्शन करवाया गया तो ये बना कॉपर प्लस H2O। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कॉपर 2 ऑक्साइड क्या करा, कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, यानी ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो जा रहा है इसमें से, तो ये रिड्यूस हो जा रहा है। वहीं पे H2 जो गैस है वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो जा रहा है इसमें, तो ये ऑक्सीडाइज हो जा रहा है। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल भी हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे जब जिंक ऑक्साइड को कार्बन के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाया जा रहा है कार्बन के साथ, तो यहाँ पे जिंक क्या हो रहा है, जिंक में से देखिए ऑक्सीजन गायब हो गया ना, तो अगर ऑक्सीजन गायब हो गया तो ये क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। दैट मीन्स जिंक रिडक्शन रिएक्शन को फॉलो कर रहा है, वहीं पे कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, फिर MnO2 प्लस HCl का रिएक्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पे MnCl2 H2O और Cl2 बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे Mn से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिड्यूस हो जा रहा है, तो ये रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन को फॉलो कर रहा है। वहीं पे हम लोग देख सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, इन रिएक्शन 1.13 एंड 1.13 कार्बन इज ऑक्सीडाइज टू CO। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें, 1.31 में कार्बन जो था वो ऑक्सीडाइज होके CO बन गया। ठीक है, और जिंक जो था वो रिड्यूस हो गया। ठीक है, और Zn का फॉर्मेशन कर लिया। ओके, वहीं पे 1.32 में देखें कि HCl इज ऑक्सीडाइज टू Cl2। HCl जो था वो ऑक्सीडाइज हो गया Cl2 में। ओके, एंड वेयर एज MnO2 इज रिड्यूस टू MnCl2। ठीक है, और MnO2 जो था वो रिड्यूस हो गया MnCl2 में। इन सभी एग्जांपल्स के द्वारा हम लोग ये कह सकते हैं, इफ़ अ सबस्टांस गेन ऑक्सीजन, अगर कोई सबस्टांस ऑक्सीजन को गेन कर रहा है और हाइड्रोजन को लूज कर रहा है, ठीक है, इट इज़ ऑक्सीडाइज्ड, तो उसे हम लोग क्या मानेंगे कि वो ऑक्सीडाइज कर रहा है। ठीक है, अब इफ़ अ सबस्टांस लूजेज ऑक्सीजन, अगर कोई सबस्टांस ऑक्सीजन लूज कर रहा है, ओके, अगर कोई सबस्टांस ऑक्सीजन लूज कर रहा है और हाइड्रोजन गेन कर रहा है, तो इसे हम लोग क्या मानेंगे, इसे हम लोग रिडक्शन मानेंगे या रिड्यूस करना कहेंगे। ओके, तो ये सभी कॉन्सेप्ट आपके सामने क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे अगला पॉइंट है हमारा कोरोजन और रेनेसिडिटी से रिलेटेड, तो इसे हम लोग देख लेते हैं। हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ? क्या हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन को अपनी एवरीडे लाइफ में कभी फील करके देखे हैं कि कहाँ उसका प्रयोग किया जाता है? तो चलिए हम लोग कोरोजन में इसी चीज़ को देखेंगे। ओके, यू हैव ऑब्जर्व दैट आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी व्हेन न्यू। हम लोगों ने ये तो देखा होगा कि जब भी आयरन आर्टिकल्स नए होते हैं तो वो थोड़े शाइनी होते हैं, लेकिन क्या होता है कुछ समय के बाद उसके ऊपर रेडिश ब्राउन कलर का कवर चढ़ जाता है। ठीक है, कुछ समय उसको ऐसे ही छोड़ देने के बाद
दिस प्रोसेस इज कॉमनली नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन या कोरोजन बोलते हैं। सम अदर मेटल्स ऑल्सो गेट टार्निश्ड इन दिस मैनर, इसी प्रकार से और जो मेटल्स होते हैं वो भी अपना शाइनी सरफेस को खो देते हैं और टार्निश हो जाते हैं। हैव यू नोटिस द कलर ऑफ कोटिंग फॉर्म्ड ऑन कॉपर एंड सिल्वर, हम लोगों ने कभी ना कभी जो कलर होगा, कलर कोटिंग हम लोगों ने देखा होगा कॉपर या सिल्वर के ऊपर, जो उनके ऊपर चढ़ जाता है लंबे समय तक ऐसे ही छोड़ देने पे। When a metal is attracted by substance around it, such as moisture, acidity, it is said to corrode, and this process is called corrosion. जब भी कोई सबस्टांस, यूजुअली मेटालिक सबस्टांस, जब अपने आसपास के मॉइस्चर, एसिड्स के कांटेक्ट में आता है तो वो कोरोड होना शुरू हो जाता है, और ये जो प्रोसेस होता है पूरा जिसमें वो मॉइस्चर और एसिड्स के कांटेक्ट में आता है उसे कोरोजन बोला जाता है। इसी प्रकार से जो ब्लैक कोटिंग होता है सिल्वर के ऊपर और ग्रीन कोटिंग होता है जो कॉपर के ऊपर, ठीक है ना, ये सब कोरोजन का एग्जांपल है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। ओके, तो यहाँ पे से हम लोग क्या कह सकते हैं कि कोरोजन जो होता है वो एक तरह से हार्मफुल ही होता है बहुत सारे मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स के लिए। कोरोजन काउजेज डैमेज टू कार बॉडीज, ब्रिजेस, आयरन नेल्स, शिप्स एंड टू ऑल ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ मेटल, ठीक है। तो यहाँ पे से हम लोग कह सकते हैं कि जितने प्रकार के मेटलिक ऑब्जेक्ट होते हैं उन सभी के लिए हार्मफुल होता है कोरोजन, ठीक है। कोरोजन ऑफ आयरन इज अ सीरियस प्रॉब्लम, एवरी ईयर एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंड टू रिप्लेस डैमेज आयरन, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि आयरन जो होता है, आयरन का कोरोजन जो होता है स्पेशली बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, इसके कारण बहुत सारा अमाउंट ऑफ मनी हम लोग को खर्च करना पड़ता है साल दर साल, ताकि जो भी डैमेज्ड आयरन है उसको रिप्लेस किया जा सके। ओके, हम लोग चैप्टर 3 में इसे और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। आगे हम लोग आते हैं रेनेसिडिटी पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसे भी देख लेते हैं। हैव यू एवर टेस्टेड और स्मेल द फैट वाइल कंटेनिंग फूड मटेरियल्स इज लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो हम लोगों ने कभी भी कुछ चीज़ों को जब वाइल मटेरियल या कोई फैट प्रोडक्ट को लंबे समय तक छोड़ दिया होता है तो उसमें अलग तरह का स्मेल आने लगता है, ठीक है। व्हेन फैट एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज, जब ये फैट और ऑयल ऑक्सीडाइज होते हैं तो ये रेनेसिड हो जाते हैं और इनका जो स्मेल होता है और जो टेस्ट होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। यूजुअली सबस्टांस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल, ठीक है। ज़्यादातर अब क्या किया जाता है, जो भी ऑक्सीडेशन वाले सबस्टांस होते हैं, ठीक है ना, उनमें एंटीऑक्सीडेंट जोड़ दिया जाता है ताकि वो लंबे समय तक काम में लाए जा सके और जल्दी सड़े नहीं, ठीक है। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर हेल्प टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन, अब यहाँ पे फूड को अगर एयर टाइट कंटेनर में रखा जाएगा तो ये ऑक्सीडेशन को स्लो डाउन कर देता है। डू यू नो दैट चिप्स मैन्युफैक्चरर यूजुअली फ्लश बैग्स ऑफ चिप्स विथ गैस सच एज नाइट्रोजन टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज, अब हम लोग ये भी देखे होंगे कि चिप्स जो होता है उसमें बहुत सारी हवा भरी हुई होती है, चिप्स से ज़्यादा हवा में भरा हुआ रहता है उसमें, तो उसमें भी कौन सी हवा भरी हुई थी, तो ये नाइट्रोजन भरा होता है ताकि उसको ऑक्सीडाइज होने से बचाया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इन टेक्स्ट के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसे हम लोग देख लेते हैं, इसके बाद हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा। तो जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है कि वाई डज द कॉपर ऑफ सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस व्हेन एन आयरन नेल इज डिप इन इट, तो जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन वाला हम लोगों ने जो एक्टिविटी देखा था उसमें जब आयरन नेल डिप किया गया था तो वो थोड़ा फेड हो गया था, जो कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का था। तो ऐसा क्यों हुआ था, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आयरन जो होता है वो मोर रिएक्टिव होता है कॉपर से, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, कॉपर जो होता है कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है आयरन, इसके कारण क्या होता है यहाँ पे जो कलर होता है वो थोड़ा फेड हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव देन कॉपर डिस्प्लेसेस कॉपर मेटल फ्रॉम एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, दैट्स व्हाई द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। ओके, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गिव एन एग्जांपल ऑफ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन वन गिवन इन एक्टिविटी 1.10। तो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल देना है जो हम लोग को दिया हुआ एक्टिविटी में उसे छोड़ के, तो हम लोग यहाँ पे दे देते हैं एग्जांपल। तो हम लोग यहाँ पे एग्जांपल दे देते हैं, तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जैसे इसे रिएक्ट करवाया जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4 के साथ, ठीक है। तो ये बनाएगा हमारा Na2SO4,
यानी सोडियम सल्फेट प्लस 2H2O वाटर। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं अब हम लोग। आइडेंटिफाई द सबस्टेंस दैट आर ऑक्सीडाइज एंड द सबस्टेंस दैट आर रिड्यूस इन द रिएक्शन। तो यहाँ पे हम लोग को बस आइडेंटिफाई करना है। तो जैसा कि हम लोग रिएक्शन देख सकते हैं कि सोडियम जो है यहाँ पे ऑक्सीजन को गेन कर रहा है और Na2O फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे सोडियम जो होगा वो ऑक्सीडाइज हो रहा होगा और जो O2 होगा वो रिड्यूस हो रहा होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि सोडियम ऑक्सीडाइज हो रहा होगा और ऑक्सीजन जो होगा वो रिड्यूस हो रहा होगा। ठीक है, अब अगले पे आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कॉपर ऑक्साइड हैज़ लॉस्ट ऑक्सीजन। कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन को यहाँ पे लॉस्ट कर दिया और हाइड्रोजन यहाँ पे गेन कर लिया। तो क्या लिखेंगे, कॉपर इज़ रिड्यूस वाइल H2 हैज़ गेन ऑक्सीजन। ओके, चलिए अब हम लोग यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स हैं, इसे आप लोग खुद से कर लीजिएगा, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं रहता है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं, आप लोग देख सकते हैं। मैंने इसे पहले ही चैप्टर में आप लोग को बता दिया है। तो यहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज में आ जाते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। तो हम लोग को इनकरेक्ट को खोजना है यहाँ पे। ओके, तो पहला ऑप्शन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे पहले इक्वेशन देख लेते हैं। तो जब लीड ऑक्साइड को कार्बन के साथ रिएक्ट किया गया तो लीड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पहला ऑप्शन है लीड इज़ गेटिंग रिड्यूस। तो लीड तो रिड्यूस नहीं हो रहा है। ओके, लीड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है, तो हमारा पहला ही यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। दूसरे पे देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है, ये भी गलत है। कार्बन इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज, ये सही है और ये भी सही है। लीड ऑक्साइड इज़ गेटिंग रिड्यूस। तो हमारे यहाँ पे ए और बी वाला जो ऑप्शन होगा, क्योंकि हम लोग को इनकरेक्ट खोजना था, तो यहाँ पे 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ बोल रहा है कि Fe2O3 प्लस 2Al रिएक्ट टू फॉर्म Al2O3 प्लस 2Fe इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ये किसका एग्जाम्पल है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि आयरन जो है वो एल्युमिनियम के द्वारा डिस्प्लेस कर दिया जा रहा है। तो ये जरूर ही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे एल्युमिनियम जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन से, तो वो आयरन को डिस्प्लेस कर दे रहा है। ओके, तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। ओके, थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट विल हैपन व्हेन डाइल्यूट HCl इज एडेड टू आयरन फिलिंग, टिक द करेक्ट आंसर। ओके, तो जब यहाँ पे डाइल्यूट HCl को ऐड किया जाएगा आयरन फिलिंग्स के साथ, पहले हम लोग रिएक्शन बना लेते हैं इसका। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसका आंसर करेंगे। जब आयरन फिलिंग में क्या किया जा रहा है, इसको HCl के साथ मिक्स किया जा रहा है, तो बन रहा है यहाँ पे FeCl2। ओके, साथ ही H2 गैस का फॉर्मेशन हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, हाइड्रोजन गैस तो निकल रहा है एंड आयरन क्लोराइड का फॉर्मेशन भी हो रहा है। तो ऑप्शन 1 ही हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे सारे क्वेश्चन है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, व्हाट इज़ अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये सारे क्वेश्चंस आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। मैंने वैसे आप लोग को चैप्टर के स्टार्टिंग में ये सारी चीज़ें बता दी हैं। और ये जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं वो सभी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है, तो आप लोग वहाँ से भी जाके इसे देख सकते हैं। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और अभी तक आप लोगों ने अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ। इससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है और साथ ही हमारे चैनल को ग्रोथ होने में मदद मिलता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।